Hey everyone, welcome you all on UNext Officer channel. In this video, we'll discuss about the most important topic of polity which is constitutional and non-constitutional bodies. ठीक है, तो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे. फिर CIC के बारे में हम पढ़ेंगे कि CIC क्या होता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में हम देखेंगे. इसको फॉर्म किसने किया, इसको अपॉइंट इनके जो जितने भी कमिश्नर्स होते हैं, जो अदर मेंबर्स होते हैं, कौन अपॉइंट करता है वो देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे, टेन्योर देखेंगे. ठीक है, और इनके क्या पावर्स होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, वो चीज़ें देखेंगे, कौन इनको रिमूव कर सकता है, और थोड़े और अदर फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम रिलेवेंट से इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा कि सारे हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको फास्ट मिल जाए. एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं फॉर मोर क्वेरीज, और जितने भी आपको वीडियोस की PDF चाहिए आप बिल्कुल टेलीग्राम पर अपलोड किया जाता है, वहाँ से आप देख सकते हैं. और इम्पॉर्टेंट MCQs भी प्ले होते हैं जो कि आप प्ले कर सकते हो. तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में. तो पहले देख लेते हैं कि ये कैसी बॉडी है. अगर हम जब हमारा जो टाइटल ही है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो अगर मैं CIC की बात करूँ, शॉर्ट फॉर्म में मैं CIC बोलूँगी, तो ये एक आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है गाइस. अब ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ किस में आता है, तो चलिए थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं क्या होती है ये दो बॉडी. तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक है और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है. तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है ये पर्टिकुलर बॉडी, लाइक जैसे कि आपका UPSC हो गया, आपका कैग हो गया. ठीक है, UPSC का आर्टिकल 315, कैग आपका 148, एंड देन आपका फाइनेंस कमीशन आ जाएगा, ये आपका आर्टिकल 280 है. एंड इलेक्शन कमीशन यहाँ आ जाएगा आपका आर्टिकल 324. ये सारे जितने भी मैंने अभी कमीशंस बताए हैं ये आपके सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो कि आपके संविधान में इनका डिफाइन है. ठीक है, इनका मतलब एग्जिस्टेंस है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ही में. अगर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करूँ तो जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन नहीं है तो उसको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे. जैसे कि जब इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तो उस वक्त ये बॉडीज़ नहीं थी. ठीक है, तो इस बॉडीज़ के लिए हम क्या कहते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़. अगर मैं एग्जांपल दे के समझाऊँ तो ये जो हो जाएगा आपका लाइक NHRC. ठीक है, NHRC हो गया आपका, माइनॉरिटीज़ एक कमीशन होती है वो हो गया, देन CB हो गया. ये सारे आपके क्या है गाइस, ये हैं आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, अब और क्लियर हो जाएगा जब मैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल को एक फॉर्म में बताऊंगी. लाइक आपका ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये भी आपके दो फॉर्म में जाता है. पहला दो फॉर्म में बटा हुआ है, पहला है आपका स्टैट्यूटरी, ठीक है, और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव. तो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ का मतलब होता है गाइस एनी लॉ और एक्ट प्रपोज्ड बाय पार्लियामेंट. ठीक है, जब किसी कानून के तहत कोई सी बॉडी बनाया जाएगा तो उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से जाना जाएगा. ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपका एग्जांपल हो गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. जब भी हम पढ़ेंगे CIC यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. RTI एक्ट कौन सा है आपको पता ही होगा, RTI एक्ट 2005. यानी कि जब भी कोई एक्ट के तहत कोई बॉडी बनाई जाएगी तो उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से जानेंगे. ठीक है, और वहीं अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी की मैं बात करूं तो एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट कोई रिजोल्यूशन पास करे और उसके बाद फिर दोनों हाउसेस से रेक्टिफाइड होकर प्रेसिडेंट का साइन ले. यानी कि जब भी कोई बिल होता है, यानी कि बिल जब भी पार्लियामेंट में प्रपोज करते हैं तो उसको एक्ट बनाने के लिए आपको पता है प्रोसीजर क्या क्या होती हैं. तो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ में ये प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होती है. डायरेक्ट उसको गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर्म करती है फॉर द टेम्प्रोरी पीरियड. लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लानिंग कमीशन. ठीक है, कौन सा कमीशन, प्लानिंग कमीशन. टेम्प्रोरी था. कब बना था ये, 1950 में बना था ये. हाँ, 1950 में बना था. ठीक है, तो अभी क्या हुआ, जब मोदी जी आए 2014 में तो इसको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, यानी कि ख़त्म कर दिया ये बॉडी. उसके बाद इसके रिप्लेसमेंट में कौन सी बॉडी आई, उसको कहते हैं नीति आयोग. ठीक है, नीति आयोग. तो आप ये इसको कह सकते हैं फॉर द टेम्प्रोरी बीइंग
ये आपकी बॉडी बनाई जाती है और इसको कोई ज़रूरत नहीं होती है इसके लिए आपको कोई प्रोसीजर फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये मोर पावरफुल होती है। अगर आप मतलब अगर आपको कोई इन टर्म वे बोलती हूँ मैं, लाइक कि अगर आपको कुछ अमेंडमेंट करने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में, ठीक है, जो कि होते रहते हैं, तो आप ऑल्टर कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को, है ना, बाय आर्टिकल 368 के तहत। यू ऑल यू नो कि आर्टिकल 360 क्या कहता है, आप अमेंड कर सकते हो, ठीक है। अमेंडमेंट का प्रोविज़न है आर्टिकल 368। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं ये मोर पावरफुल होती हैं कंपेयर टू द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। एग्जाम्पल्स भी दे दिया है मैंने। होप आपको ये दो जो है बॉडीज़ इनके बारे में क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं अबाउट सेंट्रल। तो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अबाउट CIC यानी कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो ये एक कैसी बॉडी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, मतलब इसको कानून के तहत यानी कि किसी एक्ट के तहत लाया गया होगा। तो ये आया है RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में रेक्टिफाइड हुआ था। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट और कब बना था ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। तो इसका नेचर देख लेते हैं, क्या होता है ये, क्यों बना है ये क्या काम करता है। तो ये एक आपका इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेट करता है जितने भी कंप्लेंट्स होते हैं फ्रॉम पब्लिक्स उसके लिए, ठीक है। लाइक जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं। तो एक जो भी लोगों का जो डाउट रहता है कि ऑफिशियल्स की कितनी सैलरीज होती है, उनका कैसा काम होता है, सरकार के कैसा काम होता है, सरकार आपको सही तरीके से ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आपको सारी योजनाओं के बारे में बता रही है या नहीं। अगर आपको कोई इशू होता है या आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने से रोकता है, तो आप डायरेक्ट कहाँ कंप्लेंट करेंगे, CIC के पास, ठीक है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि हर जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। कुछ सीक्रेट एजेंसीज़ भी होती हैं जैसे रॉज वगैरह, तो इनके बारे में आप नहीं जान सकते कि इनका अगला प्लान क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। ये सारे सब कॉन्फिडेंशियल एरियाज़ में आ जाएंगे। लेकिन जो नॉर्मल्स हैं और इनका कुछ प्रोसीजर है, इनका बहुत बड़ा प्रोसीजर है, सेक्शंस हैं, तो उसके बारे में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट एबल टू सबमिट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट to central public information officer or a state public information officer may file complaint with the Indian government, ठीक है, वो कंप्लेंट कर सकता है। तो चलिए, और एक और चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर कि जो CIC है, सॉरी, जो मैं स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में बता रही थी ऊपर थोड़ी देर पहले, तो इसको कौन फॉर्म करता है, बाय पार्लियामेंट इन एक्ट लॉ के तहत, ठीक है। तो अगर सेंट्रल को नीड होगी तो पार्लियामेंट रिजोल्यूशन पास करेगा, ठीक है। अगर स्टेट को होगी नीड तो वो स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगा एक्ट, ठीक है। तो ये दोनों पे वैरी करता है, सेंट्रल भी बना सकता है और एक आपका स्टेट भी बना सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसका फॉर्मेशन ईयर। अगर मैं बताऊं तो इसका फॉर्मेशन ईयर है 2005, बताया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। और ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, मीन्स स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका कंपोजिशन के बारे में। अगर मैं बात करूं तो CIC इज़ हेडेड बाय अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर देयर फॉर द असिस्टेंस ऑफ CIC। यानी कह रहा है ये कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं CIC का, ठीक है, तो इसमें एक आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे जिसे हम कहते हैं CIC, और प्लस इनको असिस्ट करने के लिए गाइज 10 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 10 मेंबर्स, ठीक है, नॉट मोर देन 10 मेंबर्स, यानी कि मैक्सिमम आपका कितने रह सकते हैं मेंबर्स, 10, ठीक है। तो कंपोजिशन ये रहा कि एक आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेगा और उनको असिस्ट करने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके सिर्फ और सिर्फ 10 मेंबर्स ही रह सकते हैं, ठीक है। ये एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये सारे बारे में बताऊंगी कि कौन अपॉइंट करता है ये सारी चीज़ें इनको, ठीक है। तो अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ CIC की, the qualification for membership to commission are people should person of eminence in public life with experience in field of law, science, technology, governance, social services, management, journalism, mass media and administration। यानी कि जब CIC बनने के लिए ये सारी क्वालिफिकेशन को उनको फुलफिल करना रहता है। और दूसरी बात ये है कि ये ना तो आपके राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए और ना ही आपके लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। मीन्स ना तो आपके स्टेट
लेजिस्लेचर असेंबली के मेंबर होना चाहिए और ना ही आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, या कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ये होल्ड करने करा होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन का सिर्फ यही है। तो अगर मैं टेन्योर की बात करूँ, ठीक है, तो टेन्योर इनका रहेगा, टेन्योर में ये अमेंडमेंट आया है गाइस, तो टेन्योर में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करती हूँ। वैसे इनका एज जो है, टेन्योर का जो मतलब एज है, जो इनका एज है वो है 65 ईयर्स, और टेन्योर का कितना है 5 ईयर्स। ठीक है, टेन्योर 5 ईयर्स है और इनका एज है 65, यानी कि जब कोई पर्सन 62 की एज पे अपॉइंट होता है एज अ CIC, तो वो सिर्फ कब तक बन सकते हैं CIC? टिल द 65 एज। ठीक है, भले वो 5 साल कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो 62 के पहले, यानी कि मान लेते हैं कि 55 पे वो अपॉइंट होते हैं, कौन? CIC, तो सिर्फ वो 5 साल के लिए रहेंगे, मतलब 60 ईयर्स तक। ठीक है, होप ये आपको टेन्योर वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको कहा था कि जब एक अमेंडमेंट आया था 2019 में रिगार्डिंग CIC, तो अब क्या हो गया है कि एट प्रेजेंट 6 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं अपार्ट फ्रॉम द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि अब अभी एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं आपके? 6 मेंबर्स हैं। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है CIC को? तो CIC को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द कमिश्नर्स ऑन द एडवाइस ऑफ कमिटी। अब प्रेसिडेंट ही नहीं सिर्फ CIC को अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट एक रिकमेंडेशन कमिटी बैठेगी, जैसे हम कहते हैं सिलेक्शन बॉडी। ठीक है, तो इस बॉडी में कौन रहता है? इस बॉडी के चेयरमैन कौन रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर। देन आपके दो जो लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं लोकसभा के, वो आपके इस कमेटी में रहते हैं। और थर्ड रहते हैं कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि कौन अपॉइंट होता है? बाय प्राइम मिनिस्टर। ये कैबिनेट मिनिस्टर किसके थ्रू अपॉइंट होते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं तो इन शॉर्ट में लास्ट में वीडियो में सब समराइज करूँगी। ठीक है, बस अभी इतना जान लीजिए कि अभी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और प्रेसिडेंट किसके रिकमेंडेशन पर एक कमेटी बनती है, उस कमेटी के जो 3 लोग मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन है उस कमेटी के, वो है प्राइम मिनिस्टर। एक जो दूसरा रहते हैं वो कौन रहते हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। देन थर्ड इज यूनियन कैबिनेट चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, ये स्टार है, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में पूछ सकता है। बात करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ CIC के। तो इनके जो कुछ पावर्स हैं, इनके पास भी स्पेशल पावर्स होती है। जब कोई भी कंप्लेंट जाती है CIC के पास, तो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, अंडर द RTI एक्ट ऑफ 2005, मैंने पहले ऊपर डिस्कस कर दिया है। देन क्या है, जो CIC है इसके पास एक सुओ मोटो पावर्स है, मीन्स ये खुद से भी क्या, ये खुद से भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अगर इनको लगे कि कोई सी बॉडी इनके फंक्शन काम नहीं कर रही, कोई सा ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है या कोई भी चीज़ है जो इनके अंडर में आती है, अगर उनको लगता है कि कोई भी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही, तो ये खुद से क्या करते हैं? ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। तीसरा ये है कि वाइल कंडक्टिंग इट्स इन्वेस्टिगेशन द कमीशन हैज़ सम, जब ये इन्वेस्टिगेट करते हैं तो इनके पास कितनी पावर होती है? इनके पास एक सिविल कोड जितनी पावर होती है। किसके पास? CIC के पास। ठीक है, जब ये इन्वेस्टिगेट कर देंगे तो एक सिविल कोड के जितनी पावर्स होती हैं वो सेम उन्हीं के पास, यानी कि CIC के पास भी होती हैं। लाइक किसी को बुलाना, समनिंग करना, एफिडेविट प्रेजेंट करवाना। ठीक है, डॉक्यूमेंट जितने भी कोई भी रिक्वायर रहता है उसको सामने रखवाना, ये सारे जितने भी सिविल कोड के जितने भी पावर्स होते हैं वो सेम आपके कमीशन के पास रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका कि द कमीशन हैज़ द अथॉरिटी टू एग्जामिन एनी रिकॉर्ड हेल्ड बाय अ पब्लिक अथॉरिटी। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑल सच रिकॉर्ड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द कमीशन एंड नथिंग शैल बी विथहेल्ड। मतलब वही कह रहा है कि अगर इनको कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो उनको वो डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे इन फ्रंट ऑफ द कमीशन। ठीक है, ये है इनके पावर्स एंड फंक्शन। एंड वन मोर, द CIC ऑल्सो मेक्स एन एनुअल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द एक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन। आफ्टर दैट द रिपोर्ट इज़ प्रेजेंटेड टू बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्या ज़रूरत पड़ती है कि CIC को अपने रिपोर्ट्स एनुअली पार्लियामेंट को भेजने की? तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि एटलीस्ट पार्लियामेंट जो है वो भी देखे कि कमीशन जो है वो क्या काम करता है साल भर से।
ठीक है। यानी कि कमीशन ये देखना चाह रहा है, सॉरी पार्लियामेंट ये देखना चाह रहा है कि जो कमीशन है, इंफॉर्मेशन कमीशन, वो साल भर में कितनी कंप्लेंट्स को सुना, क्या उसकी प्रोसीजर रहे हैं, क्या उनकी इम्प्रूवमेंट्स रहे हैं रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन सप्लाई, ये सारी चीज़ें है ना। तो एक तरीके से पार्लियामेंट देखना चाहती है कि साल भर में कमीशन ने क्या काम किया है, तो इसका एक रिपोर्ट बनाती है कमीशन और सामने पेश करती है पार्लियामेंट के, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अगर मैं रिमूवल की बात करूँ तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा चीज़ है कि अगर प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं तो रिमूव भी कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। बट कुछ स्पेसिफिक चीज़ जैसे कि रिमूवल इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बैंक्रप्सी, अनसाउंड माइंड, infirmity of body or mind sentenced to the imprisonment for a time, ठीक है, for a crime, sorry, for a crime एंड एंगेजेस इन अ पेड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर वो दिवालिया घोषित हो जाता है CIC और कोई मेंटली प्रॉब्लम है उनको या किसी और पेड एम्प्लॉयमेंट पे इंगेज हैं वो, ठीक है, किसी का क्राइम के लिए वो इम्प्रिजनमेंट हो गए, तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रूव्ड है मिसबिहेवियर के लिए और इनकैपेसिटी है तो पहले वो प्रेसिडेंट उस केस को लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देख रेख करेगी, यानी कि इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या ये जो पर्सन है CIC किस बेस पे ये मिसबिहेवियर प्रूव हुए हैं या नहीं हुए हैं, और क्या इनकी इनकैपेसिटी है जो ये काम नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो अपना डिसीजन देगी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखेगी, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिपोर्ट रहेगा या फाइनल डिसीजन रहेगा वो प्रेसिडेंट उस पर देखेंगे, ठीक है। अगर प्रूवन है मिसबिहेवियर तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। बस ये है रिमूवल प्रोसेस। देख लीजिएगा कि सारे केसेस में प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी रहेगा तो वो उस पर पहले सुप्रीम कोर्ट के पास ये इंक्वायरी बैठेगी, इंक्वायर करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, कंपोजिशन, कौन अपॉइंट करता है, कौन रिमूव करता है, फंक्शन क्या है, पावर क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा बेसिक से देख लेते हैं कि CIC का बेसिक जब CIC फॉर्म हुआ गई तो इस सेक्शन 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन के। जब भी जैसे कि आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में उनके पर्टिकुलर आर्टिकल्स होते हैं, तो जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं उनके सेक्शंस के फॉर्म में डिवाइड रहता है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में पर्टिकुलर जो आर्टिकल होता है वो डिफाइन करता है कि इसमें अपॉइंटमेंट है, देन इसमें आपका स्ट्रक्चर है, देन कंपोजिशन है। वैसे ही सेम जब आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है तो उनके सेक्शंस में डिवाइड होता है, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 सेक्शंस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो है, एक तो पहला आपका सेक्शन 12 एंड देन सेकंड है आपका सेक्शन 15। ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इन्हीं में पूरा CIC आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 12 क्या कहता है कि देयर विल बी अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि फॉर्म होगा आपका बाय पार्लियामेंट, किसके, बाय पार्लियामेंट, ठीक है। वहीं सेक्शन 12 की अगर मैं बात करूं तो ये स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करता है और ये फॉर्म होता है बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। मैंने बताया था अगर सेंट्रल को नीड है तो वो सेंट्रल अपॉइंट करेगी इस कमिटी, सॉरी बॉडी को फॉर्म करेगी, और वहाँ स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू, ठीक है। ये तो हो गया सेक्शंस की बात। तो चलिए हम देखते हैं सेक्शन 12, उसके अंडर सब पार्ट्स देखते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन 12 क्लॉज 2, यानी कि क्लॉज 1 में क्या था कि देयर विल बी अ इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। वो है आपका सेक्शन 1, इसका फॉर्मेशन है सेक्शन 1 का फॉर्मेशन, ये रहा फॉर्मेशन, ठीक है। सेक्शन 2 कहता है कि आपका कंपोजिशन, यानी कि वन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे और दूसरा जो है वो आपके मैक्सिमम कितने मेंबर्स होंगे, 10 मेंबर्स होंगे, ठीक है। और ये रीअपॉइंटमेंट नहीं होंगे। और ये जो 10 मेंबर्स हैं इसमें अभी एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। अगर वो एट प्रेजेंट बोलता है देन हम पढ़ेंगे सेक्शन 12, ठीक है, क्लॉज 5 एंड 6, ठीक है। सेक्शन 12 क्लॉज 5 और 6 क्या कहता है आपका, एलिजिबिलिटी, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगा आपके CIC बनने के लिए, ठीक है। सेक्शन 12 जो है, सॉरी सेक्शन 12 का जो क्लॉज 7 है वो कहेगा कि आपका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, तो CIC का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, दिल्ली में, ठीक है।
ये है सेक्शन 12, ऑल अबाउट सेक्शन 12। अगर मैं अब बात करूँ सेक्शन 13 की, किसकी? सेक्शन 13, ठीक है। ये रहा आपका सेक्शन 13। सेक्शन 12 में आपने क्या क्या देखा? सेक्शन 12 में आपने देखा अपॉइंटमेंट, ठीक है, और सारी स्ट्रक्चर। इट डिफाइंस सर्विस कंडीशन एंड टेन्योर ऑफ द CIC, ठीक है। सेक्शन 30 डिफाइंस दिस सर्विस कंडीशन एंड टेन्योर। हाँ, और एक और चीज़, इसी में ही अमेंडमेंट हुआ है गाइस 2019 में, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। पहले जो टेन्योर था वो 65 और 5 ईयर्स था, ठीक है, यानी कि 65 एज तक, और टेन्योर है आपका 5 साल तक, ठीक है। लेकिन इसको 2019 में कब? 24 अक्टूबर, डेट याद रख लीजिएगा, 24 अक्टूबर 2019 में इसका टेन्योर जो है वो चेंज करके कितने साल रख दिया है गाइस? 3 ईयर्स, ठीक है। 3 ईयर्स विल बी द टेन्योर ऑफ द CIC, ठीक है। ये रहा आपका सेक्शन 13। अब मैं क्लॉज की अगर मैं बात करूँ तो क्लॉज 1 की मैं बात करूँ तो क्लॉज 1 कहता है आपका टेन्योर वही, ठीक है। तो बोथ, यानी कि आपका जो चेयरमैन है और जो मेंबर्स हैं, इन दोनों का सेम होगा 3 ईयर्स, ठीक है। ये होगा 3 ईयर्स। अब मैं 13 क्लॉज 2 की बात करूँ तो क्लॉज 2 में भी वही टेन्योर है, सर्विस कंडीशन है। और क्लॉज 3, यानी कि क्लॉज 3 आपका कहता है ओथ। तो ओथ बाय कौन दिलाता है ओथ CIC को? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन अगर मैं क्लॉज 4 की बात करूँ तो ये रेजिग्नेशन है। तो CIC किसको रिज़ाइन करेंगे? किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब क्लॉज 5 देखो तो क्लॉज 5 कहता है सैलरी। यहाँ पे भी नोटेबल वाली चीज़ है गाइस, क्लॉज 5 यानी कि सेक्शन 13 क्लॉज 5 आपका सैलरी के बारे में बात करता है, ठीक है, CIC एंड मेंबर्स। तो पहले क्या था? पहले जो CIC थे, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो इनके जो सैलरी थे वो किसके समान थे, यानी कि किसके सिमिलर थे? तो वो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर के समान था, है ना, इनकी सैलरी। और जो मेंबर्स थे वो उन अदर मेंबर्स के इक्वल था जो CAC के थे, यानी कि इलेक्शन कमीशन के। लेकिन अब जो हुआ है 2019 में अमेंडमेंट हुआ है 2019 में। अब इनकी जो सैलरी है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, यानी कि पार्लियामेंट डिसाइड करती है अब इनकी सैलरी। और सैलरीज अब इनकी हो गई है जो CIC है, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इनकी जो सैलरी हो गई है वो हो गई है यानी कि 2.5 लाख रुपए, ठीक है। और जो अदर मेंबर्स हैं वो उनकी हो गई है 225,000, ठीक है। ये इनकी सैलरी हो गई है। तो यहाँ पर एक अमेंडमेंट हुआ है, और कहाँ पर वो एक हुआ है? अपॉइंटमेंट में, सॉरी टेन्योर में, ठीक है। ये चीज़ आप देख लीजिएगा। बाकी इम्पॉर्टेंट है जो सेक्शन 12, सेक्शन 12, सॉरी सेक्शन 14। अभी मैं 13 पढ़ा रही थी, अब है 14, ठीक है। तो ये है आपका रिमूवल, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रिमूव कौन करता है CIC को? वो करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कहाँ लिखा है? सेक्शन 14 में, ठीक है। अब 14 जो है वो क्लॉज 1 कहता है बाय रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन सी कैटेगरीज रहेंगी या कौन कौन सी किस किस प्लेसेस पे इनको रिमूव कर सकते हैं वो मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिया है। और जो सेक्शन 14 है क्लॉज 3 क्या है आपका? बैंक्रप्सी, ठीक है। अगर वो बैंक्रप्ट हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट को रिमूव कर देते हैं। और जो मैंने आपको पावर्स एंड फंक्शंस बताए थे वो कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 14, सेक्शन 14 क्लॉज, सॉरी, जो आपके सेक्शंस हैं वो हैं आपके 18, 19, 20 एंड 25। ये सारे आपके सेक्शन हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द CIC। ये रहा सारी चीज़ें जो CIC के बारे में मैंने आपको अभी डिस्कस किया है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।